और वो एक बहुत महत्व की बात कह रहा है कि भारत के विद्यार्थी इन सब गुरुकुलों से जब पढ़कर निकलते हैं तो उनको संकल्प कराया जाता है, संकल्प कराया जाता है। और संकल्प क्या कराया जाता है? तो उनको ये कहा जाता है कि देखो ये जो ब्रह्मांड जगत है, वो उसको अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक से नहीं कर पाया, कहीं गलती है वो मैंने ठीक कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके समझ की बाहर है जो हमारी समझ के लिए सामान्य है। क्योंकि हर सभ्यता में कुछ बातें विशेष होती हैं जो दूसरी सभ्यता में नहीं मिलती है, तो बाहर वाला आकर उसको जिस चश्मे से देखेगा हमारा चश्मा उससे बिल्कुल अलग होगा। तो वो कह रहा है कि भारत में ऐसा बोलते हैं, मानते हैं कि ये जो ब्रह्मांड जगत है इसमें मनुष्य ही नहीं है, मनुष्येतर बहुत सारे प्राणी हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, और सब भारतवासी मानते हैं कि सब में आत्मा है, सब में आत्मा है। और प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो करे जरा इसका सोचो, वो रिपब्लिक में लिख रहा है और लॉज में उसको रिपीट किया है। वो ये कहता है आत्मा सिर्फ राजा में होती है, प्रजा में आत्मा ही नहीं होती। प्लेटो का है, ये मेरा नहीं है। वो कहता है आत्मा सिर्फ राजा में है, प्रजा में आत्मा है ही नहीं, इसलिए कानून सब प्रजा के लिए हैं, आदेश देने का अधिकार राजा को है। और प्लेटो तो कहता है कि राजा के मुंह से जो निकल गया वही कानून, प्रजा को उसी का पालन करना है। अच्छा, फिर प्लेटो ने स्ट्रेटिफिकेशन किया है कि राजा तो एक वर्ग है, उसके नीचे के वर्ग के उसने वर्गीकरण किया है कि प्रजा में पहला कौन? तो कहता है कि ये जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, धंधा करने वाले, ये पहले स्तर के। दूसरे स्तर पर कौन? तो अध्यापक हैं और कारीगर हैं और म्यूजिशियन हैं, संगीतकार हैं, पेंटर हैं, आगे आदि दो। तीसरे नंबर पर कौन? तो तीसरे नंबर पर खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं वो। चौथे नंबर पर कौन? तो कहता है स्त्रियां, महिलाएं, वो चौथे नंबर पे। आखिरी पांचवा कोई नंबर नहीं है वहां। तो वो कहता है प्लेटो कि मैं कभी कभी कल्पना करता हूं कि प्रजा में गलती से आत्मा आ गई तो स्त्रियों में तो कभी नहीं आती, इसलिए वो लॉज में लिख रहा है कि कभी भी किसी न्यायाधीश को किसी स्त्री की गवाही पर विचार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को सत्य का ज्ञान नहीं है, उसको विवेक नहीं है, क्योंकि उसको आत्मा नहीं। तो आप जानते हैं ये जो मॉडर्न जस्टिस माने जुडिशियल सिस्टम निकला, जिसमें से आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी आया और हमने बिना सोचे समझे उसको अपने देश में अपनाया, इस जुडिशियल सिस्टम में 1950 तक किसी महिला की गवाही को माना ही नहीं जाता था। यूरोप में अदालत में चलने वाले किसी भी मुकदमे में किसी महिला की गवाही नहीं मानी जाती थी। तो क्या हुआ? फिर यूरोप में एक बगावत हुई जिसको वीमेन्स लिव कहा जाता है, स्त्री मुक्ति, और इसका नेतृत्व किया एक फ्रांसीसी लेखिका ने, उसका नाम था सिमोन द बोउआर। उसके एक गुरु हुआ करते थे जॉन पॉल सार्त्र, जिनको आधुनिक दार्शनिकों में बहुत ऊंचा स्थान मिला हुआ है। तो सिमोन द बोउआर ने सालों साल आंदोलन चलाया, तब फ्रांस में इतना हुआ कि किसी 3 स्त्री की गवाही एक पुरुष के बराबर है। इतना हुआ, बस इतना ही हुआ। और उसके बाद सिमोन द बोउआर मर गई और वो कहती थी कि मैं इतना ही करा पाई, यही मेरे लिए बहुत है कि कम से कम अदालत ने 3 महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर तो मानी। और प्लेटो चूंकि ये कहता था कि स्त्री में आत्मा नहीं होती है, तो 1950 तक यूरोप के किसी भी देश में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। वोट डालने का तो छोड़ दो, बैंक में अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं था किसी महिला को। अकाउंट खुलेगा तो उसके पति का खुलेगा, महिला का नहीं खुलेगा। और जो विधवा है तो उसके बेटे के नाम से खुलेगा, महिला के नाम से नहीं खुलेगा। जो बेटा ही नहीं है तो पड़ोसी के बेटे के नाम से खुलेगा। हाँ, उसके नाम से बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता। और 1950 तक यूरोप के किसी भी शहर में महिला घर से अकेली नहीं निकल सकती। क्यों? आत्मा नहीं है तो पता नहीं कहां जाएगी। तो इसलिए उसके साथ में पुरुष का होना जरूरी है, वो चाहे 3 साल का ही क्यों ना हो। और प्लेटो ने लिख दिया ना, स्त्री में आत्मा नहीं होती,
तो सारे यूरोपियन दार्शनिकों ने कहा है कि स्त्री तो मेज कुर्सी जैसी होती है, जब तक इस्तेमाल करो अच्छी लगती है, नहीं लगती बाहर फेंक दो, दूसरी ले आओ। ये है उनकी फिलॉसफी। तो मैकॉले ये सब वर्णन कर रहा है कि हम तो सोच ही नहीं सकते हैं हमारे यहाँ महिलाएं गुरुकुल की आचार्य हो सकती है। वो कह रहा है भारत में आधे से ज्यादा गुरुकुलों की आचार्य महिलाएं, आधे से ज्यादा। और वो कह रहा है कि ये सिर्फ गुरुकुलों की नहीं, हायर स्टडीज सेंटर में भी यही है। तो उसको पूछा जा रहा है कि ये भारत में ऐसा कैसे हो गया, महिलाओं को इतनी शिक्षा मिल गई, इतनी ऊपर आ गई। तो वो कहते हैं भारत वाले बिल्कुल विचित्र हैं, ये कुछ और मानते हैं। हम मानते हैं कि स्त्री में आत्मा नहीं होती, भारत वाले कहते हैं कि स्त्री परमात्मा के सबसे नजदीक होती है, क्योंकि उसमें पुरुष से कुछ गुण ज्यादा होते हैं। हमारे सभी शास्त्रों में आप ये देख सकते हैं, चाहे ऋग्वेद में देखना हो तो देख लीजिए। ऋग्वेद के कई सूत्र ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि स्त्री पुरुष से ऊंची है, क्योंकि उसमें ईश्वरीय गुण हैं। और आज की जो मॉडर्न साइंस है ना, इसने इसको दूसरे तरह से कहा है कि स्त्री में एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है, वही सारा खेल खेलता है, पुरुष में नहीं है। स्त्री तय करती है कि बच्चा होगा या नहीं होगा, पुरुष में कोई दम नहीं। तो ये आज की मॉडर्न साइंस कहती है। हमारी साइंस तो बहुत पहले कह चुकी है कि स्त्री ईश्वर के सबसे नजदीक है। हमारे कई शास्त्रों में ऐसे सूत्र हैं जो ये कहते हैं कि जब समाज को ये पता ना चले कि क्या करना क्या नहीं करना, तो स्त्रियों से पूछो, वो बताएंगे कि क्या करना। क्यों? क्योंकि उनको फंक्शनल नॉलेज सबसे ज्यादा होती है। फंक्शनल नॉलेज हम समझते हैं जो क्रियात्मक ज्ञान है, जिससे कुछ हो जाता है, ऐसा ज्ञान उनको सबसे ज्यादा है। और फालतू ज्ञान पुरुषों को बहुत होता है। और उसका तमाशा देखना हो तो भारत की संसद को देख लो। देखा आपने संसद में जो पुरुष सांसद हैं वो मां बहन की गालियां देते हैं, और स्त्री सांसदों को चुपचाप निकल जाना पड़ता है। तो मैकॉले कह रहा है कि भारत में स्त्री ईश्वर के नजदीक है, परमात्मा के नजदीक है। और वो एक सूत्र सुना रहा है, पता नहीं उसको कहां से मिल गया। वो कहता है भारत के लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्री के बिना मोक्ष नहीं होता। और ये एक दिन मुझे भी अनुभव हुआ है। मैं दक्षिण भारत में गया था, एक गांव में व्याख्यान देने। वो गांव में एक मंदिर है, बड़ा मशहूर मंदिर है। मैंने सोचा मैं भी दर्शन करूं, तो पुजारी ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। मैं पूछा क्यों? क्या आप ब्रह्मचारी हैं? मैं पूछा तो क्या हुआ, ब्रह्मचारी हूं, अंदर नहीं जा सकता। नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? कि आप पवित्र नहीं है। मैं पूछा वो कैसे? उन्होंने कहा पवित्रता तो स्त्री के आने के बाद ही आती है। हाँ, और वो ब्रह्मचारी ने इतनी गंभीरता से कहा कि मैं देखने लगा उसका चेहरा, ये बोल क्या रहा है। तो उसने कहा कि स्त्री के जीवन में आने के बाद ही पुरुष पवित्र होता है, उसके पहले तो वो लंपट होता है। तो मंदिर में मुझे घुसने नहीं दिया उसने। और वो कहता आप तो क्या, हजारों साल से यहां कोई भी व्यक्ति बिना पत्नी के मंदिर में गया नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर कभी हो तो सोचूंगा। तो मैं वापस चला आया। ये बात को मैकॉले बोल रहा है वहां कि भारतवासी बोलते हैं कि मोक्ष स्त्री के साथ ही होता है। और हमारे सभी ऋषि मुनि गृहस्थ थे, सदगृहस्थ थे, ब्रह्मचारी नहीं थे। मैंने जितने ऋषि मुनियों को आज तक पढ़ा है, सबको तो नहीं पढ़ा, लेकिन जितने को पढ़ा है सब गृहस्थ थे। इसलिए गृहस्थ आश्रम कोई ऊंची चीज है हमारे यहाँ। तो ये वो बोलता है कि जब ऊंची चीज आपके पास है तो उससे और ऊंची प्राप्त करने की ताकत है। जो ऊंची नहीं है तो ज्यादा ऊंची तो मिलेगी नहीं। तो भारत में तो स्त्री का ये हैसियत है कि वो अगर नहीं है तो परिवार नहीं है, समाज नहीं है, संस्कार नहीं है, भाषा नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए भारत में स्त्रियां तो बहुत ऊंची हैं। फिर वो कहता है कि हमारे यहाँ इंग्लैंड में तो गांव गांव में स्त्रियों को मारते पीटते हैं, जला भी दे देते हैं।
आपको मालूम है यूरोप में 2500 साल एक परंपरा चली है विच हंटिंग। बहुत किताबें लिखी गई हैं इस पर, बहुत लिखा। विच हंटिंग समझते? विच माने क्या कहना चाहिए हिंदी में? डायन। डायन, डायन कहते हैं ना, डायन को ढूंढना और उसको मारना। ये बहुत बड़ा खेल चलता था यूरोप के सभी देशों में, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, सब देशों में, और 2500 साल चलता था। गांव में ढूंढ ढूंढ के ऐसी महिलाओं को मारा जाता था जिनके पति की मृत्यु हो गई हो, तो मान लिया जाता था ये तो विच हो गई है और इसको हंट करना है, माने मार देना है। उनको जिंदा जलाना, कभी उनको जमीन में खड्डा खोद के गाड़ देना, बाल पकड़ के उनको खींच लेना, तरह तरह के अत्याचार उनके ऊपर होते थे। और किस देश में किस साल में कितनी महिलाओं को विच हंटिंग किया गया, इसके रिकॉर्ड्स आजकल मैं इकट्ठे कर रहा हूं। तो हमारे यहां जब सती प्रथा की कहानी चर्चित हुई ना विलियम बेंटिंक के द्वारा, उसी साल में इंग्लैंड में 2700 से ज्यादा महिलाओं को डायन कह के मार डाला गया, उसी साल में। अब हुआ क्या कहानी में कि विलियम बेंटिंक ने अपने देश में जो 2500 से ज्यादा महिलाओं को डायन मरवाया कह के, उसकी चर्चा तो की नहीं आज तक। एक किसी महिला को इस देश में डायन सिद्ध करके मरवा दिया, उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि भारत के सभी गांवों में यही होता है।